हेलो नमस्कार दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप सभी का स्वागत है जीके विद पीके यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है मुगल वंश कि भारत में किस प्रकार मुगल वंश की शुरुआत हुई थी और फिर लंबे समय तक भारत में मुगलों ने किस प्रकार राज किया था। तो जो मुगल वंश है इसमें हम पढ़ते हैं, इसका जो संस्थापक है वो है बाबर। कि मुगल वंश का जो संस्थापक था वो है बाबर। बाबर है मुगल वंश का संस्थापक। मुगल वंश का संस्थापक, तो मुगल वंश का संस्थापक है बाबर। और बाबर के पिता का नाम था, बाबर के पिता का नाम है उमर शेख मिर्जा। कि बाबर के पिता कौन थे? तो बाबर के पिता थे उमर शेख मिर्जा और माता का नाम है कुतलुंग निगार खां। कुतलुंग निगार खां। कि बाबर की माता कौन थी? तो बाबर की माता थी कुतलुंग निगार खां। बाबर के पिता हैं उमर शेख मिर्जा। तो माता कुतलुंग निगार खां, पिता है उमर शेख मिर्जा। तो इनकी एक संतान हुई 14 फरवरी 1483 को। कि उमर शेख मिर्जा और कुतलुंग निगार खां के 14 फरवरी 1483 को एक संतान हुई और उस संतान का नाम है बाबर। तो हम कह सकते हैं कि बाबर एक वैलेंटाइन डे गिफ्ट है कि कुतलुंग निगार खां ने उमर शेख मिर्जा को 14 फरवरी को एक उपहार दिया था। तो बाबर है एक गिफ्ट। बाबर है पितृपक्ष की ओर से, बाबर है पितृपक्ष से तैमूर का 5वां वंशज। तैमूर है इसका 5वां वंश है बाबर भी। और मातृपक्ष है इसका चंगेज खां। चंगेज खां का 14वां वंशज है। तो बाबर का जो पितृपक्ष है वो तैमूर वंश है। बाबर का जो मातृपक्ष है चंगेज खां। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना नामक स्थान पर हुआ था। भी कहाँ हुआ? तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना नामक स्थान पर हुआ। पितृपक्ष तैमूर, मातृपक्ष है चंगेज। बाबर मात्र जब 11 वर्ष का है, बाबर मात्र जब 11 वर्ष का है उसी समय उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो जाती है। कि 1494 में उमर शेख मिर्जा की मृत्यु होगी और मृत्यु के बाद फरगना की गद्दी पर बाबर बैठा। कि बाबर गद्दी पर कब बैठा? तो बाबर बैठा था 1494 में। जब बाबर गद्दी पर बैठा उस समय बाबर की आयु कितनी थी? 11 वर्ष। जब 11 वर्ष का यह बालक फरगना की गद्दी पर बैठा तो फिर गद्दी पर बैठने के बाद इसको इसके चाचा द्वारा फरगना से बाहर कर दिया गया था। इसके चाचा ने बाबर को हराकर फरगना से बाहर कर दिया गया और खुद फरगना का राजा बन गया। तो बाबर बाद में जंगलों में भटकता है और कुछ समय के लिए समरकंद पर अधिकार कर लिया। फरगना छोड़कर बाबर ने समरकंद पर अधिकार कर लिया। कुछ समय समरकंद पर राज करने के बाद
यहाँ पर उज्बेकिस्तान का राजा आक्रमण कर देता है और बाबर को समरकंद से भी बाहर कर देता है। तो इस प्रकार बाबर आरंभिक दिनों में अनेक कठिनाइयों का सामना करता है। पहले उसके हाथों से फरगना छीना गया था, इसके बाद उसके हाथों से समरकंद नामक क्षेत्र भी छीन लिया गया। तो बाबर मध्य एशिया क्षेत्र को छोड़कर ये सभी जगह हैं, फरगना है, समरकंद है, ये सभी जगह हैं उज्बेकिस्तान के आसपास, उस क्षेत्र को हम कहते थे मध्य एशिया। तो बाबर अब मध्य एशिया को छोड़कर किसी नए स्थान पर आया और बाबर ने अधिकार कर लिया काबुल पर। उज्बेकिस्तान जो मध्य क्षेत्र है, इस क्षेत्र को छोड़कर बाबर ने अधिकार कर लिया 1504 में काबुल। मध्य एशिया को छोड़कर बाबर 1504 में अफगानिस्तान क्षेत्र में आ जाता है और अफगानिस्तान में एक जगह है काबुल, काबुल पर अधिकार कर लिया और 1507 में अधिकार कर लेता है कंधार पर, अधिकार कर लेता है कंधार पर। तो अब बाबर राज कर रहा है काबुल और कंधार से। ये राज कहां से कर रहा है? तो बाबर अब राज कर रहा है कंधार और भारत से बाबर अपना राजपाट, कंधार से अपना राजपाट चला रहा है। उसी समय बाबर ने धीरे धीरे पूरे अफगानिस्तान पर अधिकार कर लिया। धीरे धीरे पूरे अफगानिस्तान क्षेत्र पर अधिकार करने के बाद यह जो क्षेत्र है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के ऊपर है अफगानिस्तान। तो आज का जो पाकिस्तान है, इस क्षेत्र में एक प्रांत है सिंध प्रांत। सिंध प्रांत है और सिंध प्रांत में एक जाति है यूसुफजाई जाति। यूसुफजाई जाति पाकिस्तान के सिंध प्रांत में यूसुफजाई जाति है। तो इस जाति के लोगों ने बाबर द्वारा जीते प्रदेश पर आक्रमण कर दिया था। आक्रमण कर दिया कि यूसुफजाई जाति ने बाबर द्वारा जीते गए क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। जब यह बात बाबर को पता चली तो बाबर काबुल से चला यूसुफजाई जाति को नष्ट करने के लिए, यूसुफजाई जाति से युद्ध करने के लिए। तो यह युद्ध 1519 में हुआ था। 1519 में कि बाबर का भारत में पहला आक्रमण कब हुआ? तो बाबर का पहला आक्रमण 1519 में हुआ। किसके खिलाफ हुआ था? यूसुफजाई जाति के विरुद्ध। कि भाई किसके विरुद्ध है? तो पहला आक्रमण है यूसुफजाई जाति के विरुद्ध बाबर ने भारत में पहला आक्रमण किया। और क्षेत्र है भेरा और बाजोर। भेरा और बाजोर पर अधिकार कर लिया बाबर ने। और यहाँ पर बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, मैंने सबसे पहले तोपों का प्रयोग किया था। भी कि बाबर की जो आत्मकथा है बाबरनामा, उसमें लिखा गया है कि भारत में सबसे पहले मैंने जो तोपों का प्रयोग किया था वो किया है भेरा नामक स्थान पर। और बाबर यहाँ से लूटपाट करते हुए वापस काबुल चला गया। वापस काबुल चला गया। तो 1519 से लेकर और 1526 तक बाबर ने भारत में 5 बार आक्रमण किया था। कि 1526 तक बाबर ने कितने आक्रमण किए? तो भारत में बाबर ने 5 आक्रमण किए। तो हमें याद रखना है पहला आक्रमण कौन सा है? तो पहला है 1519 में यूसुफजाई जाति के विरुद्ध। क्षेत्र कौन सा जीता था? भेरा और बाजोर। पहली बार तोपों का जो प्रयोग किया है वो भी कौन सा है? भेरा में। इसके बाद उस समय हम दिल्ली के बारे में देखते हैं। दिल्ली में क्या स्थिति थी? तो दिल्ली का राजा है इब्राहिम लोदी।
दिल्ली सल्तनत में है लोदी। और इब्राहिम लोदी 2 जगह से अपना राज चला रहा है, दिल्ली और आगरा से। दिल्ली का राजा है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी 2 जगह से अपना राज चला रहा है, दिल्ली और आगरा से। और इब्राहिम लोदी के समय एक व्यक्ति है दौलत खां, एक व्यक्ति है आलम खां। इन व्यक्तियों ने प्लानिंग बनाई, आलम खां और दौलत खां ने प्लानिंग बनाई कि भी किसी भी प्रकार इस इब्राहिम लोदी का काम तमाम करके हम खुद राजा बन जाएं। हम दिल्ली या आगरा कि हम दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति दिल्ली से राज कर लेगा, एक व्यक्ति कर लेगा आगरा से। तो इन दोनों ने प्लानिंग बनाई। फिर देखा कि भाई हम अकेले इब्राहिम लोदी का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि इब्राहिम लोदी उस समय सबसे शक्तिशाली राजा बताया गया है। तो इन लोगों ने कहा कि हम अकेले हैं, इब्राहिम लोदी का सामना नहीं कर सकते। तो फिर इन व्यक्तियों ने यहाँ पर निमंत्रण भेजा बाबर के पास। इन्होंने कहा कि भाई हम बाहरी शक्ति का प्रयोग करके इब्राहिम लोदी की हत्या करवा देंगे। और हत्या भी किससे करवाएंगे? काबुल में एक व्यक्ति है बाबर, कि बाहरी गुंडा है बाबर, लूटपाट करने के लिए आता है। और यहाँ पर हम उसको इब्राहिम लोदी की हत्या के बदले में जितना चाहेगा उसको उतना रुपया देंगे। तो यह सूचना पहुंचा दी गई है बाबर के पास और कहा कि भारत में एक राजा है इब्राहिम लोदी, उसको हत्या करके तुझे जो चाहिए उसके बदले में हम तुम्हें देंगे। तो यहाँ काबुल से चला कि काबुल से बाबर इब्राहिम लोदी को मारने के लिए चलता है। काबुल से इब्राहिम लोदी को मारने के लिए बाबर चला, लेकिन रास्ते में जब पहुंचा तो उसके मन में आया कि जिस दुश्मन से मैं लड़ने जा रहा हूँ उसकी स्थिति क्या है, भी उसकी कंडीशन क्या है, कितना ताकतवर है वो। तो जब उसने अपने दूत भेजे आलम खां और दौलत खां के पास और कहा कि उसके पास सैन्य शक्ति कितनी है, तो इस आलम खां और दौलत खां ने कहा कि उसके पास मात्र 1 लाख सैनिक हैं। तो यह सुनकर बाबर दंग रह गया, क्योंकि बाबर के पास मात्र 12,000 सैनिक थे। जब काबुल से बाबर चला उस समय उसके पास मात्र 12,000 सैनिक हैं। और 1 लाख सैनिक सुनकर बाबर दंग रह गया और वहीं पर बैठ गया। आलम खां और दौलत खां उसको कह रहे हैं कि आप भारत में आक्रमण करो, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। तो बाबर ने स्पष्ट मना कर दिया कि भाई आप लोगों के भरोसे में इब्राहिम लोदी पर आक्रमण नहीं कर सकता। तो बाबर ने कहा कि मुझे कोई एक ऐसा व्यक्ति बताओ जो इस समय इब्राहिम लोदी से मुकाबला कर सके। फिर दौलत खां और आलम खां ने कहा कि मेवाड़ का राजा है, मेवाड़ का राजा है संग्राम सिंह। और संग्राम सिंह को ही कहा जाता है राणा संगा। यह व्यक्ति है इब्राहिम लोदी से मुकाबला कर सकता है। तो अब बाबर ने अपना दूत इस राणा संगा के दरबार में भेजा और कहा कि राणा संगा मैं इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध करने के लिए आ रहा हूं और इस युद्ध में मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। इस युद्ध में आप मेरी सहायता करो, बदले में मैं आपको आगरा या दिल्ली दे दूंगा भी, कि इस युद्ध में यदि तुम मेरी सहायता करोगे तो बदले में मैं तुम्हें आगरा और दिल्ली दे दूंगा। तो यहाँ राणा संगा ने हाँ कर दी, कहा कि ठीक है मैं आपकी इस युद्ध में सहायता करूंगा। लेकिन जब राणा संगा ने यह बात अपने सेनापतियों से की तो उन सेनापतियों ने कहा कि राणा संगा आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई महाराज, कि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, आप अपना राज्य विस्तार नहीं कर रहे, आप तो गवा रहे हो। यदि आप साम्राज्य विस्तार करना चाहते हो
तो हम एक बार पहले इब्राहिम लोदी को फातूली के युद्ध में हरा चुके हैं, तुम कहें तो फिर हरा दें। अब हम जिसकी सहायता करने के लिए जा रहे हैं उसका हमें पता नहीं। उसने कहा कि आगरा और दिल्ली दे दूंगा, क्या पता कल वो हमें दे या न दे। भारत का तो है नहीं, भारत से बाहर का आया है, तो उसको पता नहीं हमें क्या देगा क्या नहीं, तो हम उसकी सहायता नहीं कर सकते। तो यहाँ पर राणा सांगा ने फिर सहायता करने से मना कर दिया, और राणा सांगा के वचन पर राणा सांगा ने जो आश्वासन दिया था बाबर को, बाबर उसी आश्वासन को लेकर पानीपत के मैदान में पहुंच गया। बाबर पानीपत के मैदान में पहुंच गया और इब्राहिम लोदी भी पानीपत के मैदान में पहुंच गया। दोनों के बीच जब युद्ध शुरू होने वाला है तो बाबर की सेना देखती है कि कहीं राणा सांगा दिखाई दे, लेकिन इब्राहिम लोदी और बाबर इस युद्ध में आमने सामने हैं। इस युद्ध में राणा सांगा ने भाग नहीं लिया और बाबर इस बात से बड़ा दुखी हुआ कि राणा सांगा ने तो तुझे मौत के मुंह में डाल दिया, धोखा दिया है। अब बाबर मैदान छोड़कर भागता नहीं। जब दोनों के बीच युद्ध हुआ 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ, और इस युद्ध का जो परिणाम हुआ वह बहुत चौंकाने वाला था कि बाबर के पास तो मात्र 12,000 सैनिक और लोदी के पास थे 1 लाख सैनिक। इन 12,000 सैनिकों ने इन 1 लाख सैनिकों को हरा दिया। तो पानीपत का युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, और इस युद्ध में जीत किसकी है? बाबर की हुई थी। जीत बाबर की। और बाबर ने इस युद्ध में जो प्रयोग किया था वो प्रयोग किया तोपों का। जब बाबर ने तोपों का प्रयोग किया और तोपों की आवाज सुनकर इब्राहिम लोदी की सेना में जो हाथी हैं, जो घोड़ा, इनमें भगदड़ मच गई और इब्राहिम लोदी की सेना को हाथी और घोड़ा है इन्होंने ही अपने पैरों से कुचल दिया था। तो यहाँ पर जो इब्राहिम लोदी की जीत हुई उसमें सबसे महत्वपूर्ण है तोप। और तोपों का प्रयोग भारत में बाबर ने पहली बार किसी युद्ध में किया था, तो वो कौन सा युद्ध है? पानीपत का भी, कि बाबर ने किस युद्ध में तोपों का सबसे पहली बार प्रयोग किया। तो पानीपत के युद्ध में बाबर ने सबसे पहले प्रयोग किया था। बाबर के प्रसिद्ध तोपची थे मुस्तफा अली और उस्ताद अली। ये बाबर के प्रसिद्ध तोपची थे। कि बाबर के प्रसिद्ध तोपची कौन थे? तो बाबर के प्रसिद्ध तोपची थे मुस्तफा और उस्ताद अली। बाबर ने यहाँ पर प्रयोग किया है तुगलकमान नीति का भी, लेकिन युद्ध नीति है तुगलकमान नीति। तो भारत में यदि किसी भी क्षेत्र में पहली बार तुगलकमान युद्ध नीति का प्रयोग हुआ तो वह किसके द्वारा किया गया है? बाबर के द्वारा। और इस युद्ध में बाबर की आश्चर्यचकित करने वाली जीत है। तो यहाँ पर बाबर खुश हो गया। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर खुश हो गया। पानीपत के पहले युद्ध में बाबर जीत गया, और जीतने के बाद बाबर ने काबुल और कंधार में सिक्के बंटवाए थे। कंधार में सिक्के बंटवाए और एक उपाधि धारण की थी कलंदर की। कौन सी उपाधि धारण करी? तो कलंदर की उपाधि धारण की थी बाबर ने। अब अधिकार कर लिया आगरा और दिल्ली पर बाबर ने, और बाबर के मन में है कि मैं किसी न किसी प्रकार राणा सांगा से अपना बदला लूं, क्योंकि राणा सांगा के आश्वासन पर उसने इब्राहिम लोदी के खिलाफ आक्रमण किया था। तो राणा सांगा के साथ युद्ध करने के लिए बाबर अपनी सेना लेकर पहुंचता है खानवा के मैदान में भी। भरतपुर जिला है, भरतपुर में खानवा नामक स्थान है। तो इन दोनों के बीच 1527 में
खानवा का युद्ध होता है राणा सांगा और बाबर के बीच। बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ 1527 में। राणा सांगा ने सभी राजपूत शासकों को अपनी ओर कर लिया था भी, कि राजस्थान के जितने भी राजपूत शासक हैं वो सभी राणा सांगा की ओर लड़ने के लिए खानवा के मैदान में पहुंच गए। इतनी विशाल सेना को देखकर बाबर के सैनिकों के हाथ पांव फूल गए थे। बाबर के सैनिक घुटनों के बल बैठ गए इतनी बड़ी संख्या में सैनिक देखकर, और युद्ध करने से मना कर दिया कि हम युद्ध नहीं करेंगे। बाबर उनको कह रहा है कि हमें युद्ध करना है, सैनिक मना करें कि हम युद्ध नहीं करेंगे। तब बाबर कहता है कि भाई यदि हम इस युद्ध में जीत गए तो हम काफिरों का नाश कर रहे हैं। काफिर कहा जाता है इस्लाम धर्म के शत्रुओं को, और जो हमारे सामने राणा सांगा है यह काफिर है, इस्लाम धर्म का ये शत्रु है। और इस युद्ध में यदि हमारी जीत हो गई तो हमें मरने के बाद जन्नत प्राप्त होगी, और धर्म की बातें करने लगा। तब सैनिकों ने कहा कि बाबर आज तुझे जब मौत सामने दिखाई दे रही है तब तुझे धर्म की याद आई। सच्चा मुसलमान कभी शराब नहीं पीता, और तू तो एक नंबर का बेवड़ा, बहुत ज्यादा शराब पिया है। तो बाबर ने उसी समय कसम खा ली कि आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा, और अपने साथ जो शराब के बर्तन थे वो बर्तनों को वहीं पर उधेल दिया गया शराब से। इसके बाद बाबर ने इस्लाम धर्म में एक तगमाकर था, तगमाकर है इस्लाम धर्म में एक कर जो व्यापारियों से लिया जाता था, बाबर ने ये कर समाप्त कर दिया। 2 कर समाप्त कर, तगमा कर समाप्त कर दिया, शराब पीनी छोड़ दी। इसके बाद सैनिक फिर भी नहीं माने कि युद्ध हम नहीं करेंगे, तो बाबर ने यहां पर दिया जिहाद का नारा। जिहाद का नारा, जिहाद का नारा दिया था बाबर ने। और यहीं पर धर्म से संबंधित बातें की तो इसे कहा जाता है धार्मिक युद्ध। कि किस युद्ध को धार्मिक युद्ध की संज्ञा दी, तो खानवा के युद्ध को धार्मिक युद्ध और जिहाद का नारा दिया, तगमा कर भी समाप्त कर दिया। बाबर ने यहाँ पर शराब पीनी भी छोड़ दी। जब 1527 में दोनों सेनाएं आमने सामने आई, राणा सांगा और बाबर की, और इस युद्ध में भी जीत हो जाती है बाबर की भी। ये खानवा के युद्ध में विजय कौन हुआ, तो खानवा के युद्ध में विजय हुआ था बाबर। खानवा के युद्ध में बाबर की जीत हो गई, और जीतने के बाद बाबर ने एक उपाधि धारण की। जीतने के बाद बाबर ने उपाधि धारण करी थी। उपाधि का नाम है गाजी। गाजी का अर्थ है धर्म की रक्षा करने वाला। तो यहां पर बाबर ने कहा था कि मैं जिनसे लड़ रहा हूं वो इस्लाम धर्म के शत्रु हूं, मैं तो इस्लाम धर्म की रक्षा कर रहा हूं। तो उपाधि धारण कौन सी करी, गाजी की उपाधि धारण कर ली। इस युद्ध में राणा सांगा जब घायल हो गया, इस युद्ध में राणा सांगा घायल हो जाता है, और घायल होने के बाद जो मुकुट धारण करता है, राणा सांगा का जो व्यक्ति मुकुट धारण करता है उस व्यक्ति का नाम है झाला ओझा। राणा सांगा का मुकुट धारण झाला ओझा के द्वारा किया जाता है। इसके बाद बाबर का अगला युद्ध है 1528 में चंदेरी का युद्ध। 1528 में है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध हुआ था मेदिनी राय। चंदेरी का शासक था मेदिनी राय। बाबर और मेदिनी राय के बीच चंदेरी का युद्ध हुआ। इस मेदिनी राय ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था। राणा सांगा का साथ दिया, इसलिए बाबर ने आक्रमण किया था चंदेरी के राजा मेदिनी राय पर। बाबर अपना अगला युद्ध करता 1529। बाबर अपना अगला युद्ध करता है 1529 में। युद्ध है घाघरा का युद्ध, अफगान। क्यों
क्योंकि इसने जो सत्ता प्राप्त करी थी इब्राहिम लोदी को हराकर, और इब्राहिम लोदी एक अफगान से संबंधित है। तो फिर अफगानों की सेना और बाबर की सेना के बीच युद्ध हुआ था, जिसे कहा जाता है घाघरा का युद्ध 1529 में। और यह भारत का पहला ऐसा युद्ध है जो आधा जमीन पर और आधा नदी में लड़ा गया था, और इस युद्ध में भी जीत हो चुकी है बाबर की। तो बाबर ने 26, 27, 28 और 29 में युद्ध की, और सभी में जीत है बाबर की। 1530 में बाबर की मृत्यु हुई। कि बाबर की मृत्यु कब हुई? तो 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद बाबर को दफनाया गया आगरा में इसको दफनाया गया। और कुछ समय के बाद जब बाबर नामा एक पुस्तक है उसमें लिखा गया था, बाबर ने खुद लिखा कि मेरे शरीर को वहीं दफनाया जाए जहां से मैं आया हूं। तो ये आया कहां से था? काबुल से, क्योंकि बाबर ने अपना अधिकतर समय कहां बिताया है? काबुल। तो बाद में इसके शरीर को आगरा से निकाल कर काबुल में इसको दफना दिया गया। तो बाबर का मकबरा कहां पर है? काबुल में है। कौन सा मुगल शासक है जिसे 2 बार दफनाया गया? तो उत्तर होगा बाबर है। इसको बागवानी का बड़ा शौक था, बाग लगवाने का भी, बागों का शौक था, बागवानी का। तो इसे कहा जाता है बागों का राजकुमार। कि किस मुगल राजा को बागों का राजकुमार कहा जाता है, या किस मुगल राजा को बाग लगवाने का शौक था? तो बाग लगवाने का जो शौक था वो है बाबर को। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी बाबरनामा। बाबरनामा अपनी आत्मकथा लिखी। किस भाषा में लिखी है? तुर्की भाषा में भी। कि बाबर की आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई? तो बाबर की आत्मकथा लिखी गई है तुर्की भाषा में। और इस बाबरनामा में भारत का जो सबसे शक्तिशाली राजा बताया गया था वो बताया गया कृष्णदेवराय को। कृष्णदेवराय कि बाबरनामा के अनुसार भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो कृष्णदेवराय है, दक्षिण भारत का राजा। इसने इसको सबसे शक्तिशाली बताया है। तो यह अपना बाबर मुगल वंश का किस प्रकार भारत में शुरू हुई, इसका संस्थापक कौन था। तो आशा करता हूं कि जितना पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा।